नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्रता विजन पे। एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी शुरू किए थे कुछ वीडियो के माध्यम से। इससे पहले 7 टॉपिक हो चुका है। अगर उसे देखना चाहते हैं, अगर नहीं आप देख ही लीजिए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी सर्च कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, तो आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट में। 8वां टॉपिक, चलिए शुरू करते हैं। क्या है? मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं, मतलब अनेक क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या होता है, उपोष्ण प्रदेश क्या होता है, मानव पर्यावरण क्या है, अन्योन्य क्रिया है, मानव का क्रिया क्या है, सारे क्रियाकलाप को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पे बना रहिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब। अच्छा रहेगा। नाचने मास्टर थोड़ी सिखा रहा है, मास्टर गाने थोड़ी सिखा रहा है। मास्टर मनोरंजन करने के लिए नहीं, आपको शिक्षा देने के लिए कुछ साधन जुटा रहा है, समझे? तो शिक्षा दे रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए, दो बच्चा का वार्तालाप को समझते हैं। क्या है भाई? रेणुका बहुत उत्साहित थी। रेणुका बहुत खुश थी। काहे खुश थी समझेंगे। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। 4 महीना से श्रीकांत, उनके चाचा जो हैं, रेणुका के चाचा, कहीं बाहर गए हुए थे। 4 महीना बाद पहली बार, बहुत 4 महीना बाद आज घर में थे, इसलिए रेणुका खुश थी। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे। जो श्रीकांत साहब हैं वो क्या है? वन्य जीव, वनों के जीव का फोटोग्राफी करते हैं, तो वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक वन से दूसरे जगह वन में जाके फोटो शूट करते रहते थे। ये उनके चाचा श्रीकांत साहब का क्या था? व्यवसाय का ये हॉबी। व्यवसाय से अच्छा लगेगा हॉबी, क्योंकि व्यवसाय का तो साधन एक से एक हो सकता है, लेकिन मन वही काम वही करना चाहिए जिसमें मन लगे, उसे हॉबी कहेंगे। हॉबी था ये काम करना, समझे? बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि, बहुत छोटी सी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उनके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया था। रेणुका की भी रुचि उसी प्रकार था। आप देखेंगे कि गांव घर में, आपके परिवार में कोई जॉब हो जाएगा या फिर कोई करेगा, कोई भी काम करेगा, तो आपका भी इच्छा होगा उस समय तक कि हम भी यही बनेंगे ना जी। आपके पापा जो कर रहे हैं या फिर चाचा कर रहे हैं, तो आपका भी मन उसी ओर अग्रसर होगा, समझे? ये सब नॉर्मल बात है। दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। मतलब जो दूर में रहता है लोग, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे जगह का लोग उसका तस्वीर जब देखती थी रेणुका, इसे आकर्षित करता था ना जी। ये ऐसे लोग भी रहते हैं, जाके उससे मिलेंगे, ये सब रेणुका का इच्छा हुआ करता था। रेणुका देख लीजिए, अफ्रीका का लोग है, कुछ इंडियन लोग भी मिलेगा, कुछ मंगोलियाड किस्म का है, ये मंगोलियाड है, कुछ यूरोपीय कंट्री वाला भी बच्चा है। मतलब विभिन्न धरती पे जितना भी जगह है, सभी जगह का लगभग एक फोटो में कल्पना किया गया है। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं ये सब, समझे? यहां समझते हैं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। ये चाचा जी बोल रहे हैं कि रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के कुछ लोगों का तस्वीर देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश से हैं। कुछ लोग रेगिस्तान में रहते हैं वो हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश में रहते हैं वो लोग हैं, और कुछ गर्म नम वर्षावनों से हैं। कुछ गर्म नम मतलब गर्मी ज्यादा, नमी ज्यादा, ऐसे वर्षावन वाले प्रदेश से भी कुछ लोग हैं उस अगले तस्वीर में ना। वो मुझसे कितना अलग दिखते हैं। हम लोग जैसे दिखते हैं वो ऐसे नहीं दिखते हैं, कुछ अलग दिखते हैं। देखिए कैसे दिखते हैं भाई, एकदम दिखाते हैं। देखिए क्या हमरे आपके तरह है? नहीं, ये देखिए किस तरह है, मंगोलियाड किस्म का। ये जैसे क्या है भाई, ये अफ्रीकन कंट्री वाला है, ये यूरोपियन कंट्री का आदमी दिख रहा है।
तो ऐसे कुछ अलग अलग लोग हैं ना। तो जलवायु पे भी निर्भर है, और जलवायु पे में निर्भर होता है, समझे। मानव लोग भी हम लोग इस जगह पे हैं, बिहार के मैदान में है, हमारा घर बिहार में है, भागलपुर जिला, समझे। तो भागलपुर जिला या बिहार उत्तर भारत का लोग लगभग लगभग इसी प्रकार पाया जाएगा। दक्षिण भारत में थोड़ा बदलाव होगा, लेकिन फिर भी लगभग लगभग एक ही प्रकार का होगा मैक्सिमम लोग। समझे। कुछ गर्म, वो मुझसे कितना अलग अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकता हमारे समान ही है। मतलब भले देखने में कैसे न हो ना, लेकिन खाने पीने में, रहन सहन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, लेकिन कपड़ा वो भी पहनेगा, भोजन वो भी करेगा, मकान वो भी मकान बनाएगा, उसमें रहेगा ना। और मूलभूत आवश्यकता जो होता है मानवीय जीवन जीने के लिए, उसे भी चाहिए, समझे। श्रीकांत चाचा ने कहा, यह बात श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं ना। अब मान लीजिए यहाँ पे जो बच्चा, भारत का जो बच्चा खेलता होगा, क्या यूरोपीय कंट्री में बच्चा नहीं खेलना चाहेगा, या फिर अफ्रीकन कंट्री में नहीं खेलना चाहेगा? अवश्य चाहेगा। बच्चा तुम्हारे तरह ही खेलते होंगे, कभी झगड़े हैं, कभी झगड़ते भी होंगे, कभी फिर समझौता कर लेते होंगे ना जी, कभी समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। नाचते भी हैं बच्चे, गाते भी हैं, और क्या करते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार को मदद भी करते हैं। प्राकृतिक के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्राकृतिक की देखभाल करना सीख जाते हैं। कि जंगल उंगल में जो लोग रहेगा, अब प्राकृतिक के करीब रहेगा, तो उसको ज्यादा अनुभव ना होगा कि पौधा को क्या आवश्यकता है, पौधा को पानी चाहिए कि खाद चाहिए, समझे। तो करीब रहेगा पर्यावरण का, प्रकृति के करीब रहेगा, तो उसे प्राकृतिक देखभाल करना पहले ही आ जाएगा। वे मछली पकड़ना एवं वनों में से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। जैसे जैसे आप जाएंगे, जैसे गंगा का मैदान है, ये गंगा नदी का है ना जी, गंगा नदी का तट है। अब गंगा नदी के दोनों तटों के किनारे जितना भी बस्ती है या शहर है, ये लोग को स्विमिंग करना सिखाया नहीं जाता है। ये लोग डेली नहाने जाएगा और खूब तैरेगा ना जी गंगा नदी में, या कोई भी नदी है। अब हम लोग कहाँ भाई, हम लोग तो बीच मैदान में है, गंगा नदी के तो नजदीक में है नहीं, तो तैरने नहीं जानते हैं। ये बड़ा बात नहीं है, क्योंकि नदी के पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तैरने सीखेंगे, कोच लेंगे, फिर भी तैर नहीं पाएंगे। बहुत लोग तैर नहीं पाता है आज भी, समझे। तो ये बात है, क्योंकि नदी के किनारे है, तैरना सीख गया। प्रकृति के पास रहेगा तो प्राकृतिक उसको बताना नहीं पड़ेगा प्रकृति को क्या चाहिए, ये सब बात है। अध्याय 8 एवं 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। तो 8, 9, 10 ये 8वां है ना, तो 9 में भी 10 में भी ये सब में आप सीखेंगे प्राकृतिक के बारे में। अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन है। ये दक्षिण अमेरिका है ना, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये क्षेत्र दिख रहा है ना, ये क्षेत्र अमेजन बेसिन है। क्योंकि अमेजन नदी मुख्य नदी है, बाकी इनकी सहायक नदी सभी से मिला के बेसिन का निर्माण होता है, या अपवाह तंत्र का। बेसिन किसे कहेंगे सब, मुख्य नदी एवं उनकी सारी सहायक नदियों से मिलके जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसे अपवाह तंत्र कहेंगे या फिर बेसिन कहेंगे। तो अब ये बोलेंगे, मान लीजिए गंगा नदी है, मुख्य नदी गंगा नदी है, और सहायक नदी इतने सारी सहायक नदी, तो गंगा नदी बेसिन कहेंगे संपूर्ण भाग को, समझे। अब कोसी नदी कहाँ है भाई, गंगा नदी बेसिन का ही उदाहरण हो जाएगा कोसी नदी, ये बात आपको पता होना चाहिए। या फिर गंगा अपवाह तंत्र का ही उदाहरण होगा। अपवाह तंत्र बोलिए, बेसिन अलग होता है, अपवाह तंत्र अलग होता है, समझेंगे इससे भी, समझे। तो अमेजन बेसिन का जीवन कैसा है देखते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। मानचित्र दिखा दिए, ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य स्थित है।
पहले ये बात समझ लीजिए, ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा। ऊपर में 23.5 डिग्री, 10 डिग्री है ना, तो 23.5 डिग्री ये धरती है पूरा, और यहाँ पे 23.5 डिग्री है ना, ये क्या है दक्षिणी 23.5 डिग्री। एक सेकेंड, ये क्या है भाई, 23.5 डिग्री दक्षिणी ना जी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऊपर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा ना, नॉर्थ पोल। इसके बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो जल वन पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय वन पाया जाएगा। यही बात आपको समझाना था। जैसे ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ऊपर 23.5 डिग्री, नीचे 23.5 डिग्री, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। समझे, यही बात वहां पे समझाने बोल रहा है। समझे, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहते हैं सर, हमको बता दीजिए। तो बता देते हैं, बताने में कुछ गया है, बताते हैं। तो ये क्या है भाई, ये धरती, इतना भी आसान नहीं, पूरा गोल कर देते हैं। ये धरती है, मान लीजिए ना, मान लीजिए क्या धरती है। ये क्या है, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। नीचे 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्या है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ऊपर है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाते हैं। और उष्णकटिबंधीय प्रदेश किसे कहेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ना। तो सिंपल सा बात था, समझे, सिंपल सा बात था। तो 10 डिग्री दक्षिणी एवं उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ये जो अमेजन नदी बहती है इसी प्रदेश से होकर बहती है, मतलब भूमध्य रेखीय प्रदेश से बहती है, भूमध्य सागरीय नहीं। भूमध्य सागरीय प्रदेश अलग है, यह भूमध्य रेखीय प्रदेश है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में कैसे पहुंचती है, देखिएगा, समझें। यहां से निकलते हैं, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना विषुवत रेखा पे ही मुहाना बनाती है या अमेजन नदी। समझे, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। कोई भी नदी अगर बड़े भूभाग में मिल जाती है तो उसे क्या कहेंगे, नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। अमेजन नदी देख रहे हैं, सैकड़ों छोटी छोटी नदियां हैं, ये अमेजन नदी में मिल जाती है। यही मिल के सभी मिल के सहायक नदी के भी छोटी छोटी कई सहायक नदी है, ये सभी नदी मिल के अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भाग, पेरू के कुछ भाग एवं बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। कितना देश में, ब्राजील में, पेरू में, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में, यहाँ पे भी फैला हुआ है अमेजन नदी बेसिन का भाग। भले अमेजन नदी कोई देश में नहीं गई होगी, लेकिन अमेजन नदी में कोई दूसरी नदी आके मिलती है, वो नदी शायद उस देश से आ रही होगी, तो क्या कहेंगे, वही नदी बेसिन का कहेंगे, अपवाह तंत्र या बेसिन कहेंगे उसे। समझे, अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा जो गुजरती है, क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं, इजी भाई, ब्राजील से गुजरती है, ये सब बात है। जलवायु को समझते हैं, जल एवं वायु। जलवायु में क्या है भाई, दो बात है, एक जल है, दूसरा वायु है। जैसे कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। आप जानते हैं क्या है कि जो अमेजन बेसिन है भूमध्य रेखा के आसपास ही फैला है।
और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु, नम मतलब नमी युक्त जलवायु, मतलब मॉइस्चराइजर वाला जलवायु, गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। यहाँ पे दिन एवं रात दोनों का मौसम लगभग गर्मी रहेगा और आर्द्र रहेगा, मॉइस्चराइजर युक्त रहेगा तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। समझे, हमेशा पसीना रहेगा, चिपचिपा मौसम रहेगा। समझे, मौसम नहीं शरीर करेगा। समझे, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ पे देखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे लगभग वर्षा होगी, उससे पहले भी हो सकती है ना। और वहां भी बनी किसी पूर्व चेतावनी, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, ये नहीं कि चेतावनी देगा तब आप सैटेलाइट से चेतावनी ले लिए फिर वर्षा होगा, ऐसा नहीं बात है। यहाँ डेली होने है बारिश है, कभी भी हो सकता है, बिना पूर्व चेतावनी के ही बारिश हो सकता है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, मॉइस्चराइजर भी सबसे ज्यादा होगा और तापमान भी अधिक होगा क्योंकि सूर्य ताप अधिक मिलेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पे स्थित है यह प्रदेश। समझे, रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी होती है, आर्द्रता में कमी नहीं आएगा, आर्द्रता में कमी नहीं आएगा तो रहना बहुत कष्टकारी हो जाता है। ये सब बात आपको समझ में आना चाहिए। वर्षा वन को समझते हैं। वर्षा वन क्या होता है? वर्षा वन में 2 बात है, एक है वर्षा, एक है वन। मतलब वर्षा आधारित जो वन है उसे वर्षा वन कहेंगे, सदाबहार वन कहेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहेंगे, ये सब बात कहेंगे। समझे, इस प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। समझे, अत्यधिक वर्षा, रोज वर्षा होगा तो ढेरी वन उग जाएगा भाई, अत्यधिक वन उग जाएगी, सघन वन उग जाती है। चित्र 8.3 में दिखाया गया, देख रहे हैं, खूब वर्षा है, रोज तापमान है, समझे, इसलिए घना वन होगा, सघन वन होगा। समझे, वह इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत से बन जाती है। पत्ती, शाखा, ये सब से लगेगा पूरा छत बन चुका है। नीचे रोशनी भी प्रवेश नहीं करेगी जंगल के निचले हिस्सों में। समझे, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, धरातल तक, जमीन तक सूर्य के प्रकाश भी नहीं पहुंच पाती है, छत सा बन जाता है यहाँ का पेड़ पत्ता टहनी ये सब से। समझे, यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है, नमी बनी रहती है। भूमि जो है प्रकाश रहित मतलब प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, और क्या नम बनी रहती है मतलब मॉइस्चराइजर युक्त बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। यहाँ पे वही वनस्पति उग सकती है जो छायाओं में भी पनपने की क्षमता हो। क्या कि सूर्य को, क्या नाम है, वन के विकास के लिए यानी पौधों के विकास के लिए क्या चाहिए? सूर्य की प्रकाश आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तो जमीन के नीचे जा ही नहीं रहा है, जमीन के नीचे नहीं, धरातल पे तो नहीं पहुंच रहा, तो वहां पे ऐसे ही पेड़ का विकास या वनस्पति का विकास होगा जो छाया में भी बढ़ने की क्षमता रखता हो। समझे, परजीवी पौधा के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलियाड पैदा होते हैं। समझे, आर्किड पौधा ये सब जीव खाएगा, कैसे? जैसे नेफेंथीस हो जाएगा, आर्किड हो जाएगा, ब्रोमिलियाड हो जाएगा, ये सब कैसा होगा भाई? ये कीप नुमा होता है, कप के तरह। समझे, ऐसे ढक्कन होता है, ये खुला रहता है, कोई कीड़ा इस पे बैठेगा फट लग जाएगा, उसके बाद उसका नाइट्रोजन पोषक पदार्थ कीड़ा का चूस लेगा वो पौधा, उसके बाद खुल जाएगा। सोचिए, मीट मछली खाने वाला हो गया है ना, मांसाहारी पौधा ऐसे भी कह सकते हैं, कोई अतिशक्ति नहीं होगा ना जी, मांसाहारी पौधा बोलेंगे। समझे, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। प्राणी जात मतलब जो भी जीव जंतु है इसकी बहुत अधिक प्रचुरता होती है। कहाँ पे? वर्षा वन में। टूकन, ये टूकन है, टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़े चोंच वाले विभिन्न प्रकार की पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। बड़े चोंच वाले, काहे भाई? पानी है ज्यादा, रोजे बरसात पानी ज्यादा, तो लंबा चोंच रहेगा तब ना कुछ जलीय जीव को पकड़ लेंगे, या फिर लंबा चोंच से पकड़ सकते हैं क्योंकि सघन वन है। तो ऐसा जीव जैसे यहाँ पे टुकून है ना, ये सब पक्षी, गुंजन पक्षी, ये सब पाया जाएगा वर्षा वन में। जो भारतीय पक्षी से भिन्न होगा, कौवा,
मोर, और क्या है भारतीय पक्षी, भारतीय पक्षी कौन है, मैना, गोरैया, ये सब है ना जी। ये सब पक्षी है भारत में, आप नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। सांप एवं सरीसृप का जितना प्रजाति इसमें वनों में पाए जाते हैं। मगर, सांप, मगर मतलब मगरमच्छ, सांप, अजगर तथा अजगर पाया जाएगा, सांप पाया जाएगा, मगरमच्छ पाया जाएगा तथा विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है, समझे। एनाकोंडा, एनाकोंडा भी इसी जंगल में पाया जाएगा, एनाकोंडा सांप ना जी। एनाकोंडा एवं बोआ मतलब अजगर, जो बोआ बोलता है ना, बोआ सांप बोला जाता है अजगर को, बोआ। अजगर, अजगर तो अलग होता है, बोआ एक अंधा सांप होता है, बोआ सांप। अब बोआ को नहीं पहचानते हम। कुछ ऐसे भी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। किस बेसिन में, अमेजन बेसिन में हजारों कीड़े निवास करते हैं। ये सब टाइपरी है, ये भी पाया जाएगा, समझे। मांस खाने वाले पिरान्य तो मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न पिराना, ये पिरान्य मछली है, अर्जेंटीना में पाया जाएगा। एक अर्जेंटीना में पिराना नदी है, उसमें पिरान्य मछली पाया जाएगा। अमेजन में पिराना मछली पाया जाता है, समझे। ये एक एक सेकंड में काट के कुतर देता है आदमी को ना जी, इतना खतरनाक मछली होता है पिराना। एक मूवी आया है पिराना, देख लीजिएगा। पिराना मछली पे आधारित है, पिराना नदी पे आधारित है वो मूवी, पिराना मूवी। प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार के जीवों की विभिन्नता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, बहुत ज्यादा समृद्ध है। बहुत जो भी जीव खोजेगा यहाँ मिलेगा, बहुत ज्यादा जीव पाया जाएगा, बहुत ज्यादा वनस्पति पाया जाएगा। तो इसमें क्या है, असाधारण रूप लिए हुए बैठा है ये अमेजन बेसिन, वर्षा वन के निवासी। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और क्या कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।